हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीआरआईज और यूएलबी से रिलेटेड, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड, स्पेसिफिकली फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन। मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल भी आए जिनका मेंस है, तो कि सर फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में क्या लिखना है, और आपने बोला था कि बताएंगे। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाई, यहाँ तक कि आरटीआई भी फेल हो गई, किसी रीजन से मेरे पास में नहीं आ पाई। खैर, फिर भी मान लो अगर क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम मेंस, प्री एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में कुछ बेसिक्स पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। और अगर आप देख रहे होंगे अभी उत्तराखंड के क्वेश्चंस का जो लेवल है, वो धीरे धीरे आप देखोगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स हैं उसमें भी थोड़ा ऊपर होने लगा है। जैसे रिसेंटली एक पेपर हुआ था पिछले संडे को, और उसके पहले एक एसआई का पेपर हुआ था। दोनों में ही मैंने देखे उत्तराखंड के जो क्वेश्चन थे थोड़े से अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट काफी कुछ हमने क्लास में किया है, बट आई थिंक जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं अगर आप केवल उन पे डिपेंडेंट हो तो उत्तराखंड में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको उत्तराखंड थोड़ा डीपली पढ़ना है। इसी कड़ी में हमें देखना है फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन। इससे पहले कि हम फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में जाने, इन जनरल स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कौन से आर्टिकल में आपको फाइनेंस कमीशंस मिलेंगे। हम स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, वो आपको आर्टिकल 280 में मिलता है, उसकी बात नहीं करते। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज बेसिकली फॉर, इसका जो काम होता है अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस डिवॉल्व करना, उनको पैसा देना, और इसके लिए और उनमें आपस में बंटवारा करना। आगे हम देख लेंगे किस तरीके से करता है। उसमें जो ये बना था, कैसे बना था, दैट टू वी नो। जो वो 73rd फाइनेंस जो सॉरी अमेंडमेंट था, तो उससे रिलेटेड चीजें ऑब्वियसली आप पॉलिटी में करते हो, वो सारे के सारे 243 आर्टिकल के अंडर में आते हैं। इसमें दो आर्टिकल्स हैं, वन इज फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अनदर वन इज फॉर यूएलबीज। तो 243 आई एंड वाई दोनों में लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन के बारे में, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। इसकी ड्यूरेशन 5 ईयर्स की होती है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और उत्तराखंड में अभी तक 5 फाइनेंस कमीशन हो चुके हैं, यानी करंटली जो हम पैसा खर्च कर रहे होंगे, जो बजट में पैसा दिया जा रहा होगा पीआरआईज को और यूएलबीज को, वो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। कई स्टेट्स में सिक्स्थ का गठन हो चुका है, जैसे यूपी में आप देखोगे सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है। उत्तराखंड में दे हैव नॉट नोटिफाइड इट येट, बट एट सम पॉइंट मेरे ख्याल से इस साल में हमें मिल जाएगा देखने के लिए, सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन का भी गठन हो जाएगा। तो जब होगा तो ध्यान रखना उसका चेयरमैन कौन था, वो प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एनीवेज, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की बात करें, इसके चेयरमैन थे इंदु कुमार पांडे। ही वॉज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ थर्ड फाइनेंस कमीशन। ठीक है, सो वो दो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। 2021 से लेकर के 26 तक का इसका पीरियड था। एक्चुअली इसको होना उसके पहले था, बट कोविड की तरह वजह से चीजें आगे खींच गई। रिकमेंडेशन मैंने पहले ही बोला कि मुझे कम से कम नहीं मिली है, और मेरी जानकारी में किसी के भी पास नहीं। मैंने अच्छे खासे लोगों से पूछ लिया, बाद में मिल भी जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है वो हम डिस्कशन करते हैं अभी। तो मान लो मेंस में क्वेश्चन आता है जनरली फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, तो नंबर वन, इंट्रोडक्शन में आपको वो बातें लिखनी है जो इसके ऊपर मैंने बता दी है, जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं कि उसका टाइम पीरियड क्या था, उसके चेयरमैन कौन थे, कौन से आर्टिकल में आता है, ये सब चीजें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद से अगर उसकी रिकमेंडेशंस के बारे में आता है, तो रिकमेंडेशंस में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है उनके ऊपर बिल्डअप करके आप अपना आंसर लिखिए। कि अब उसकी जो रिकमेंडेशन है वो मैं यहां पे दे रहा हूं, लेकिन इससे पहले उस पर बिल्डअप आप कैसे करोगे। सो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस आर सिमिलर टू और बिल्डअप अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ फोर्थ फाइनेंस कमीशन। उसके बाद से पॉइंट वाइज करके जो लिखोगे वो ये है। फोर्थ फाइनेंस कमीशन ने बोला ये था कि 11% ऑफ स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू। देखो स्टेट के पास में रेवेन्यू के बहुत सारे सोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट का अपना रेवेन्यू प्लस स्टेट को जो सेंटर में जो टैक्सेस होते हैं ना, जीएसटी वगैरह या इनकम टैक्स, जो जाता है आपके कहां पे,
कंसोलिडेटेड फंड में, वहां से फाइनेंस कमीशन कुछ डिवॉल्यूशन करता है, वहां से भी उसको रेवेन्यू मिलता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अपना टैक्स रेवेन्यू एसजीएसटी जो कलेक्ट कर लिया, या फॉर एग्जांपल हो सकता है कि स्टेट में आप स्टाम्प ड्यूटी जाते हो, कोई भी जमीन की जो वो होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है, वो कलेक्ट कर लिया। कई चीजों पे अभी वैट लगता है, एक्साइज लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे अल्कोहल पे स्टेट टैक्स कलेक्ट करता है, या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एयर टर्बाइन फ्यूल भी है, बट पेट्रोल डीजल वगैरह भी है, उस पे भी पैसा स्टेट कलेक्ट करता है। तो वो उसका ओन टैक्स रेवेन्यू है, उसका 11% इनको बोलना है, इन्होंने बोला है कि किसको जाना चाहिए, पंचायत को। तो मोर देन 11% आप बोल सकते हो, या मोर देन 10%, या इवन 11% भी लिख सकते हो, दैट हैज टू बी डिवॉल्व टू पंचायत। नाउ शेयर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज फोर्थ फाइनेंस कमीशन में था 55%, यानी 100 रुपया है, तो इसमें से 55 रुपया किसको जाएगा, अर्बन लोकल बॉडीज को, 45 रुपीज किसको जाएगा, रूरल बॉडीज को। ऐसा क्यों है, पीआरआईज को ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज के पास में आप देखोगे उनके पास में स्टाफ भी ज्यादा है, और इंक्रीजिंगली उनके यहां पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ चुकी है। अगर 2011 के हिसाब से देखें तो अपने पास में 30% जनसंख्या रह रही थी, बट प्रैक्टिकली अभी देखें तो 50% जनसंख्या अभी अर्बन एरियाज में रह रही है, और वो बहुत ही कंजेस्टेड होता है। वहां पे फॉर एग्जांपल सफाई के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, गांव में शायद उतनी जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से लाइटिंग वगैरह की जो भी है, तो वो सारी चीजें अर्बन लोकल बॉडीज को करनी पड़ती हैं, तो उन्होंने 55 कर दिया। इस 45 और 55 में से फिर इंटरनल डिवीजन क्या है वो यहां पे लिखा हुआ है, ये सब रिकमेंडेशंस के अंडर में है। तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को क्या मिलेगा, दिस इज फॉर पीआरआईज, राइट। इसके अंदर से 35, 35 और 30 का जो पैसा है वो मिल रहा है जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को। बस इतना याद रखना है कि क्षेत्र पंचायत को सबसे कम, बीच में है, सबसे कम 30% मिलता है, बाकी दोनों को आधा आधा बढ़ जाता है, 35-35%। तो जिला पंचायत के भी काफी सारे काम होते हैं, और ग्राम पंचायत के भी काफी सारे काम होते हैं। क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत के काम थोड़े से कम होते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसका जो रेवेन्यू, सॉरी उसको जो डिवॉल्यूशन है वो थोड़ा कम है। वैसे ही अगर हम यहां पे देखें तो सबसे ज्यादा पैसा किसको मिल रहा है, नगर निगम को। तो यहां पे थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है, 40, 45 एंड 15। ये जो 15 वाला है सबसे कम, ये किसको मिल रहा है, गांव टाइप के जो शहर हैं जहां नगर पंचायत बनी हुई है, ठीक है। सेकेंडली 45 किसको मिल रहा है, दिस इज नगर पालिका परिषद, जिनकी जनसंख्या, जिसमें संख्या अधिक है। मोस्ट ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज आर व्हाट, दिस जो बीच का टीयर है, यानी नगर पालिका परिषद जहां चेयरमैन होते हैं, और 40% दिया जा रहा है नगर निगम को, जो अभी करीब 1 दर्जन के आसपास में हमारे पास में हो गए हैं, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, बड़े बड़े सेंटर्स वहां पे हैं। सो दीज आर द मेजर रिकमेंडेशंस। अब इसमें फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मान लो आपको इससे पहले की रिकमेंडेशंस लिखो डिवॉल्यूशन की, आप ये भी लिख सकते हो, या इसके बाद भी लिख सकते हो कि इसमें किन बेसिस पे आपस में बांटा जाता है। आपस में बांटा जाता है मतलब जिला पंचायत टिहरी को कितना मिलेगा, और जिला पंचायत देहरादून को कितना मिलेगा, जिला पंचायत बागेश्वर को कितना मिलेगा, ये कैसे डिसाइड करोगे। पैसा तो अलग अलग कर लिया ना, कि 45 और 55, 45 में भी 35, 35, 30 कर लिया, दैट इज कंप्लीटली फाइन। उनमें आपस में कैसे बांटोगे, तो उसके लिए इन्होंने जो क्राइटेरिया रखे हैं, वैसे ही अर्बन लोकल बॉडीज में आपस में कैसे बांटोगे, उसके लिए जो क्राइटेरिया रखे हैं, बेसिकली 4 क्राइटेरिया हैं, बट आप 5वां भी कह सकते हो, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए इन्होंने रखा हुआ है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज पॉपुलेशन, आपस में बांटने के लिए पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा पैसा मिलेगा। सेकेंड इज एरिया, अगर एरिया ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा, इट इज वेरी सिंपल। थर्ड इज रिमोटनेस फ्रॉम रेल हेड, सो दिस इज बेसिकली फॉर हिल एरियाज जहां पे रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, वहां के लिए उन्होंने थोड़ा ज्यादा पैसा देने की बात कही है, कि रिमोट है तो थोड़ा ज्यादा पैसा उनको देना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। एंड फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट इज टैक्स एफर्ट। इसका मतलब है उन्होंने अपना पैसा कितना निकालने की कोशिश करी, कितना टैक्स एफर्ट लगाया है।
सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड लास्टली, उत्तराखंड में आपको पता है बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 31st एंड 1st को बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन वुड बी हाई, मसूरी में, नैनीताल में, बाकी जगहों पे जहां टूरिस्ट आते हैं। सिमिलरली, चार धाम यात्रा आने दो, ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन वहां की एक्चुअल पॉपुलेशन से ज्यादा होगी। तो उसके लिए एक सेंट्रलिटी इंडेक्स होता है उसके बेसिस, क्योंकि वो वहां पे रह रहे हैं तो उनको वहां के लिए रोड्स भी चाहिए, रोड्स में नालियां भी चाहिए, सैनिटेशन भी चाहिए, वहां पे प्रकाश की यानी लाइट की भी व्यवस्था चाहिए, वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटीज भी चाहिए। तो सेंट्रलिटी इंडेक्स बेसिकली वहां की फ्लोटिंग पॉपुलेशन को एक तरीके से टैकल करने के लिए एक तरीका है कि जिन जिन शहरों की फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज्यादा है उनको थोड़ा ज्यादा डिवॉल्यूशन मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चार धाम यात्रा के बीच में, या इवन हरिद्वार जैसा शहर है, हरिद्वार और ऋषिकेश, दीज आर मेजर डेस्टिनेशंस। सावन में हरिद्वार में देखिए आप कितने लोग आते हैं, या माघ में। इस साल थोड़े कम होंगे क्योंकि इस साल प्रयाग में कुंभ लगा हुआ है, लेकिन हर साल माघ के महीने में कितने सारे लोग हरिद्वार में आते हैं। सो अकॉर्डिंगली वहां पे थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना चाहिए। सो दीज आर द फैक्टर्स। अब उसके बाद में ये चीज जानने की है और नोट करना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो डिवॉल्व हो चुके, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो डिवॉल्व नहीं हुए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पीआरआईज, यानी हम बात कर रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। यूएलबीज में 18 में से 13 सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हैं। पीआरआईज की बात, यानी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर डिवॉल्व। पीआरआईज की बात करें, 29 में से ओनली 14 आर डिवॉल्व। मोर देन 50% अभी डिवॉल्व ही नहीं किए, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने ये फंक्शंस अपने पास रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है 11, वो बोलता है देना चाहिए किसको, पीआरआईज को। तो फॉर एग्जांपल, लैंड इंप्रूवमेंट वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज इतना इंपॉर्टेंट है, सोशल फॉरेस्ट्री, अपने यहाँ वन पंचायत है लेकिन ढंग से उन्होंने नहीं किया है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस केवल वन पंचायतों को है, बाकियों को नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, फ्यूल फॉडर, रोड्स एटसेट्रा, ये इन्होंने बेसिकली डिवॉल्यूशन नहीं किया है। ये चीजें डिवॉल्व कर रखी हैं, लेकिन आप देखो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और इसमें पैसा कितना आता है वो मतलब एक क्वेश्चनेबल बात है। अच्छा, वैसे ही आगे आप देखेंगे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, आजकल सोलर फार्म लग रहे हैं तो हो सकता था कि वहां से वो कुछ पैसा कमा पाए। मार्केट्स एंड फेयर्स, इतने सारे मेले हमारे यहाँ पे लगते हैं, कई सारे तो गांवों में भी लगते हैं। वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स। तो एक इश्यू ये है कि डिवॉल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं हुआ है इन सब्जेक्ट्स में। स्पेसिफिकली कुछ का नाम आप ध्यान कर लो जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कमर्शियली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरीके से सोशल फॉरेस्ट्री एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिनका नाम हमने लिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड खादी वगैरह, ठीक है। और आगे आप देखें यहां पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, मार्केट्स एंड फेयर्स। अगर ये 5-6 आपको ध्यान है विच कैन बी गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो आप अपने आंसर में बाद में इंक्लूड कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि इनको हमें देना चाहिए, कि इनको पीआरआईज को, सो दैट, और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन तो नहीं कर सकता लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट को करना चाहिए, सो दैट फाइनेंस कमीशन पे डिपेंडेंस उनकी थोड़ी सी कम हो सके। ओके, कुछ और तरीके से पीआरआईज का रेवेन्यू जो सही किया जा सकता है। एक छोटा सा डेटा, 2016 में एक स्टडी हुई, अकॉर्डिंग टू दैट per capita revenue generated by gram panchayats in Karnataka, Goa, Kerala is 128,799 and 313। गोवा तो खैर गोवा है, लेकिन आप केरला और कर्नाटका को भी ले लो तो 100 रुपए से ऊपर पर पर्सन वहां रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उत्तराखंड में 33। अरे 50 तो करो कम से कम, पीआरआईज की बात कर रहा हूं, ठीक है, तभी तो आप वहां पे कुछ कर पाओगे। और कैसे कर सकते हैं ये, किन चीजों पे हो सकता है, देखो कुछ तो डिवॉल्यूशन वाली बातें। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों अगर आप देखोगे डिवॉल्यूशन वाली बातें, फिशरीज पे आप कुछ फीस लगा सकते हो, लीज पे दे सकते हो जो गांव के कम्युनिटी पॉन्ड्स हैं। वैसे ही एमएसएमईज को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पैसा वहां से ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर एग्जाम्पल, ये इसमें ग्राम पंचायतें ऐसा नहीं कि नहीं लेती हैं, लेती हैं, लेकिन वो फीस अभी बहुत ही नॉमिनल है।
सो ट्रांसफर ऑफ नेम, हियर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट, इनकम सर्टिफिकेट्स, ये गांव के ही लेवल पे जारी होने लग जाएं। और प्रीमाइसेस जो हैं वो रेंट पे हालांकि दिए जाते हैं लेकिन अभी बने ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को बना करके दे दे। उसी तरीके से सेल ऑफ लैंड, म्यूटेशन, ये लैंड रिलेटेड देखो, ये ये दो चीजें क्या हैं, लैंड एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। मैप पास करने के पैसे जैसे शहरों में लेते हैं, गांव में उतना नहीं तो 1000-2000 रुपए कुछ तो ले सकते हैं, कुछ तो फीस लगा सकते हैं जो बहुत ही नॉमिनल हो, लेकिन ऐसा ना हो कि जीरो पे ही आप पास कर रहे हो। उसी तरीके से एनओसी मैंने यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ गांवों में देखा है कि वाटर कनेक्शन के लिए तो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी दे सकते हो आप। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप एनओसी की फीस ले सकते हो। सिमिलरली अगर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, होटल ढाबा कुछ ऐसा खुल रहा है, तो वहां पे शॉप्स के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस गांव में ली जा सकती है। सो ये सारे तरीके हैं जिनसे आप रेवेन्यू बढ़ाओगे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट देखे, वहां पे एक पॉइंट था, टैक्स एफर्ट के बेसिस पे आपको ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, उसको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। अगर अपना रेवेन्यू बढ़ रहा है, ओन रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रमोट करे। खैर, अगर हम यूएलबीज की बात करें, यूएलबीज में जो सबसे बड़ा सोर्स रेवेन्यू का होता है वो होता है प्रॉपर्टी टैक्स। इश्यू क्या है कि एक एक शहर में, अब शहर बहुत बढ़ चुके हैं, एक एक शहर में कम से कम 50% एरिया ऐसा है जहां से प्रॉपर्टी टैक्स लिया ही नहीं जा रहा है या कम रेट्स पे लिया जा रहा है। तो उसको असेसमेंट करके, सर्वे करके ठीक रेट पे प्रॉपर्टी टैक्स लेना पहली चीज। सेकेंडली वाटर टैक्स, वाटर टैक्स बहुत सारे लोगों से लिया ही नहीं जाता है। इनफैक्ट इनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है नगर निगम के पास में, वो ऐसे ही पड़ी हुई है, उसको सही रेट्स पे आपको लीज करना चाहिए। मार्केट फीस है, पार्किंग फीस है, जो लैंड है वहां पे पार्किंग के लिए आप ठेका देते हो, तो वो कई बार जो आप कह सकते हो कि पार्किंग की फैसिलिटीज अगर आप डेवलप करके ठेका दोगे तो शायद बेटर आपको वहां पे मिल जाएगा, उसी लैंड में मल्टी लेवल पार्किंग बना करके। वैसे ही मार्केट लगाने के लिए, हाट लगते हैं ना कि शनिवार की मार्केट लग गई, संडे की मार्केट लग गई, उसके लिए फीस कलेक्ट की जा सकती है। फाइनली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओपन मार्केट बोरोइंग्स, जिनको कई बार आपने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के नाम से भी सुना होगा। म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकते हैं फंडिंग का। लेकिन और कई जगहों पे हैं भी, इंदौर वगैरह में आप देखोगे बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडी, स्पेशली जो कॉरपोरेशंस हैं, उन्होंने अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स निकाले हैं। लेकिन ये बॉन्ड्स आपको फ्रीबीज के लिए या खटाखट लाडली बहन, चिड़चिड़े जीजा, उनके लिए नहीं देने। बेसिकली आपको देना है किसके लिए, कि यहां से पैसा लो और कुछ क्रिएट करो। जैसे मैंने बोला ना कि आप पार्किंग मल्टी लेवल बनाओ और उसके बाद उसको लीज पे दो, वहां पे आपका पैसा थोड़ा बढ़ेगा। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जिससे आप अपना रेवेन्यू बढ़ा सको, यू कैन इवन डू ओपन मार्केट बोरोइंग्स। तो ये रेवेन्यू इंप्रूव करने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि यूएलबीज का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, पीआरआईज का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या आप कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, मेंस के लिए स्पेसिफिकली काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एटसेट्रा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है मेंस के लिए, प्री के लिए, जिसके लिए आपको आवश्यकता है हेल्प की, लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।